औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब आज जो है वो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात है, आप लोगों ने मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा बनाना हो तो पिज़्ज़े के लिए आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो उसके एसेंशियल्स होते हैं या क्रीडेंशियल्स आप कह लें। मिसाल के तौर पे उस ब्रेड की ज़रूरत होती है, चिकन पीसेस की ज़रूरत होती है, मायोनीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें। हम लोग डेली घरों में सालन बनाते हैं तो उसके लिए मिर्च, मिसाले, घी, प्याज, टमाटर, मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब जाके जो है ना वो एक खाने वाला आइटम तैयार होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मिसाले हो गए, प्याज, टमाटर, अदरक, फलां फलां फलां, जो आप पकाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, चाहे वो चिकन है या जो भी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनपुट हैं। ठीक है जी। और जब आप इन सब को मिलाते हैं, प्रोसेस करते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो भाई क्या बनता है, जो भी आप सालन, मिसाल के तौर पे आप चिकन बना रहे थे, ठीक है जी, तो आपने मिर्च, मिसाले, ठीक है जी, प्याज, टमाटर, चिकन, हर चीज़ को मिक्स की और वो एंड पे क्या हो गया जी, वो आपका सालन तैयार हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंडिविजुअली ये इनपुट्स हैं, और जो आपका प्रोडक्ट बन गया वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है जी। तो ये मैंने एक बुनियाद बनाने के लिए जस्ट एग्जांपल दी, तो इसी को बेस बनाते हुए थोड़ी चीज़ों को आज रीड करते हैं जी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे ऑपरेट इन द प्रॉफिट or not for profit sector, organizations require inputs in the form of resources called factors of production। ठीक है जी। तो इसको अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो इनपुट्स हैं इन दी फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की सूरत में उनको क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चिकन या वो कढ़ाई बनाने के लिए आप लोगों को जिन मिसाला जात की, प्याज, टमाटर की, घी की, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वो क्या है, इनपुट है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। इनको क्या कहते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। वो कहता है जी कि गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो आपने प्रॉफिट के मकसद के लिए बना रहे हो, चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर के लिए बना रहे हो, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो इनपुट चाहिए होता है रिसोर्सेज की सूरत में, वो देख लेते हैं आगे रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ठीक है जी। रिसोर्सेज की सूरत में जो इनपुट चाहिए होता है, उस इनपुट को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब कितने हैं, चार, इसको भी अंडरलाइन कर लें। फोर ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉमन टू ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है जी। सबसे पहला है जी नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है जी ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा है जी कैपिटल, चौथा है जी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि कुछ लोगों को ये मसला होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली ये चार हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स की समझ के मुताबिक जो इल्म है ना, वो एक पांचवा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए एक इल्म जो है ना, नॉलेज, ठीक है जी, वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हाँ, लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं कि ट्रेडिशनली कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मेरे दोस्तों, तो कितने हैं, चार। अगर वो कहते हैं कि एक्सपर्ट की राय के मुताबिक, तो फिर आप जाहिर बात है, फिर तो पांच हो गए ना, क्योंकि उनके मुताबिक नॉलेज भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन नॉर्मली वो टेस्ट कर रहा होगा कि जी ट्रेडिशनली कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को माना जाता है, चार। ठीक हो गया जी। बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंटली, अ कंपनी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो आपका इनपुट है, आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है जी, आपने उसका एक बनाया होगा कि जी इतने ग्राम हमने इसमें प्याज डालना है, इतने ग्राम घी डालना है, तो वो अगर बेहतर तरीके से सॉरी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप बगैर नुकसान किए उतना ही आउटपुट ले लेंगे जो आपने प्लान की थी। अगर आप जो है वो 5 ग्राम घी ज़ाया करते हैं, 5 ग्राम प्याज ज़ाया करते हैं, टमाटर ज़ाया करते हैं, और आउटपुट फिर भी आपका वही जो आपने पहले प्लान किया था 100 ग्राम बनेगा, तो इसमें से वो 20, 25, 30 ग्राम तो आपको लॉस भी हो गया। ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर एफिशिएंटली यूज करेंगे तो आप उस सेम रिसोर्सेज से जो है वो बेहतरीन आउटपुट ले सकते हैं।
तो ज़ाया किए बिना अगर वो ज़ाया करेंगे तब भी 100 ग्राम, और हो सकता है ज़ाया ना करें तो फिर 120 ग्राम तक आउटपुट आपको हासिल हो रहा हो। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पे बात करते हैं जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज है जी जो हम फार्मलैंड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़मीन वगैरह पे चीज़ों को उगाते हैं, ठीक है जी। मिनरल्स हैं, जंगलात हैं, पानी है, तो इसको इन डिटेल पढ़ते हैं जी। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एनी रिसोर्सेज आर कमोडिटीज दैट कैन बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म, जो कि जिस हालत में अल्लाह पाक ने उस चीज़ को तख्लीक किया हम उसी शक्ल में ही उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। दे इंक्लूड फार्म लैंड, यानी कि ये आप देखते हैं ज़मीन वगैरह जो आपको चाहिए होती है मकान बनाने के लिए, आपने कोई कंपनी लगानी है उसके लिए ज़मीन चाहिए, आपने कोई फसल उगानी है उसके लिए आप लोगों को ज़मीन चाहिए। फॉरेस्ट जंगलात है, आप लोगों ने लेट्स सपोज बिजनेस करना है फर्नीचर का, तो आप लोगों को लकड़ी चाहिए होगी, ठीक है जी। उसके बाद मिनरल है, मादनियात है, ठीक है जी। ऑयल डिपॉजिट्स हैं, ये तेल वगैरह जो है, पानी है। अब ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी ज़रूरत की जगह पे इस्तेमाल हो रही हैं सारी चीज़ें। आप लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें आप लोगों को तेल की ज़रूरत है। आप लोग अपनी कंपनी जो है वो बनाते हैं, तो जाहिर बात है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तेल का इस्तेमाल हो रहा है। पानी है, सबसे आसान मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, आप लोग फसल उगाते हैं, वहाँ पानी की ज़रूरत है। आप लोग जब ये घर में सालन तैयार कर रहे होते हैं, वहाँ पानी की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे जी कि ये कोई प्रॉफिट तो नहीं, आप प्रॉफिट के ऑप्शंस तो नहीं बता रहे। भाई जारी बात है, जब कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो तो वहां पे भी तो पानी की जरूरत है, जो खाना वहां बन रहा होगा, ठीक है जी। समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज आर सिंपली कॉल्ड लैंड, ठीक है जी। वो कहता है कि बाज़ नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो जस्ट उनको कहा जाता है कि जी सिर्फ लैंड को नेचुरल रिसोर्स के तौर पे गिना जाता है। एज यू कैन सी द टर्म मीन्स मोर देन जस्ट लैंड, ठीक है जी। वो कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं आती, लैंड नहीं आती। कंपनीज यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। अब पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस वुड पल्प टू मेक पेपर, ठीक है जी। कि जो पेपर, ये कागज जिन कंपनियों में बनता है उनमें कहता है कि वुड पल्प जो है, ये लकड़ी से निकलने वाला, आपने देखा होगा अगर आप गांव में रहते हैं तो वो अक्सर वो एक लिक्विड सा होता है, वो निकलता है, ठीक है जी। वो पेपर में इस्तेमाल होता है। अब सिर्फ जमीन तो नहीं इस्तेमाल हो रही ना भाई, तो अब पेपर कंपनी जो है वो जमीन को क्या करेगी, ठीक है। उन्होंने बिल्डिंग तो बना ली, उसके बाद पेपर बनाने के लिए तो उन्हें वुड पल्प चाहिए ना भाई, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूज वाटर, ऑयल और कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, ये जहाँ पे आपने देखा होगा थर्मल पावर हाउसेज वगैरह हैं, बिजली जहाँ पे बन रही है, तो उसके लिए वो बता रहा है, उसके कहने का मकसद शॉर्टली ये है कि जो नेचुरल रिसोर्स है, एक ज़माने में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जस्ट, लेकिन वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर जो मिनरल्स निकल रहे हैं, जो लकड़ी से मटेरियल हमें हासिल हो रहा है, ठीक है, जो पानी है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लैंड रिमेन्स द मोस्ट ऑब्वियस नेचुरल रिसोर्स। हाँ ये बात है, अगर एमसीक्यूज भी आ जाए कि मोस्ट ऑब्वियस नेचुरल रिसोर्स कौन सा है भाई, तो वो ज़मीन है। क्यों? क्योंकि ज़मीन मोस्टली, जो हमें बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें फसल उगाने के लिए ज़मीन चाहिए। दैट इज कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। जाहिर बात है, आपने अगर फसल, आप लोग जो है वो सब्जी काश्त करते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए भी जमीन चाहिए। एग्रीकल्चर बिजनेसेस रिलाई ऑन लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, फसलें वगैरह उगाने के लिए, जिस तरह गन्ना है, मकई है, मुख्तलिफ चीजें। अदर बिजनेसेस rely on land to establish a site for production of their goods and services, यानी कि आप लोगों ने जो है वो घी की फैक्ट्री लगानी है तो भाई ज़मीन चाहिए, शुगर मिल लगानी है तो ज़मीन चाहिए। तो लुबेलुबा के सिर्फ ज़मीन एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। बाकी जो तेल है, पानी है, दूसरे मिनरल्स हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाँ, क्योंकि लैंड मोस्ट ऑब्वियस जो है ना वो नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हर जगह पे ये ज़रूरी चाहिए होती है। उसके बाद है जी ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? लेबर, काम करने वाले लोग। ये भी भाई तकरीबन हर जगह पे ही मोस्टली चाहिए होते हैं। बेशक आपने मशीनरी से ही काम क्यों ना करवाना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है वो मेरे भाई लेबर की ज़रूरत होती है। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको चाहिए होगा, या कोई ना कोई जिसको भी उस चीज़ का आइडिया है चलाने का, तो वो इजीली उसको चला सकता है, उसी वही उसको रन कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा होगा। तो इसको इंशाल्लाह देखते हैं जी। अब ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल हु आर एबल टू परफॉर्म वर्क फॉर अ बिजनेस। वो लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या मुराद है? वो लोग जो एक बिजनेस के लिए काम करने के काबिल होते हैं, परफॉर्म करने के अहल होते हैं। मिसाल के तौर पे अब वहां पे कोई एक ऐसी मशीनरी है,
वो जाहिर बात है कोई ना कोई उसका जो ट्रेंड मास्टर होगा उस मशीन को चलाने का, वही उसे चला पा रहा होगा। जाहिर बात है कोई ना कोई इंसान ही इन फैक्ट्रियों को रन कर रहे होते हैं। They may contribute to production by using their physical abilities such as working in a factory to construct a product। ठीक है जी, वो कहते हैं कि वो प्रोडक्शन में अपना किरदार किस तरह शामिल कर रहा होगा, किस तरह अपना हिस्सा डाल रहा होगा उस प्रोडक्शन में। जाहिर बात है वो यूजिंग देयर फिजिकल एबिलिटीज। फिजिकल एबिलिटीज का मतलब ये है कि अगर आप छोटे लेवल पे देखें, अब मिस्त्री मजदूर को देख लें तो वो जो मिस्त्री साहब होते हैं वो पैमाइश के मुताबिक दीवार बना रहे होते हैं, और जो उसके साथ लेबर होती है, मजदूर होते हैं, वो उनको ईंटें, सीमेंट, बजरी वगैरह वगैरह सामान उठा के दे रहे होते हैं। अगर बड़े पैमाने पे चले जाएं, ठीक है जी, अब आप एक ट्रेन ड्राइवर को देख लें, ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। काम तो हर अच्छा है जिसमें मेहनत होती है, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। तो अब ट्रेन ड्राइवर जो है वो बैठ के उसके मुताबिक उसको ऑपरेट कर रहा होता है। एक जो पायलट है वो हवाई जहाज को चला रहा है, ठीक है जी, वो कोई उसमें छलांगे तो नहीं लगा रहा, लेकिन अपनी अक्ल के मुताबिक जो उसने इल्म सीखा है, जो महारत सीखी है, जो ट्रेनिंग की है, उसके मुताबिक वो हवाई जहाज को उड़ा रहा है। ठीक है जी, सच एज वर्किंग इन टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट। Alternatively, they may contribute by using their mental abilities such as proposing a change in existing production process or motivating other workers। जाहिर बात है हर बंदा जो उसकी ड्यूटी है वो अपनी परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कोई कंसल्टेंसी दे रहा हो, यानी कि प्रपोज अ चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। आप लोग जो है वो कारपोरेट सेक्टर में हो, अब मुख्तलिफ जो ऑडिट फर्म्स हैं वो साथ कारपोरेट कंसल्टेंसी का काम भी कर रही होती हैं। ठीक है जी, तो जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन है वो उनके पास आते होंगे, उन्हें फीस पे करते होंगे कि भाई हम इस चीज़ को लेके ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, फिर वो उन्हें सजेस्ट करते होंगे। ठीक है जी, आर मोटिवेटिंग अदर वर्कर्स। अगर जो है वो आप मिल के अंदर चले जाएं तो मैनेजर हमेशा ही वो कामयाब होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो अपनी लेबर टीम को साथ जोड़ के रखता है, उन्हें हमेशा मोटिवेट करके रखता है। मिसाल के तौर पर यह भी फाइनल हुआ है, ठीक है जी, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम का, तो जो कैप्टन का काम है वो क्या है कि जैसी भी सिचुएशन चल रही है तो उसने अपनी टीम को एक मोटिवेट करके रखना होता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं जनाब तीसरे नंबर पे जो है वो, थर्ड पे क्या है जी, कैपिटल। अच्छा अब देखिए इसमें आगे कॉन्सेप्ट की तरफ चलने से पहले अब ये एक बात आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, कैपिटल। कैपिटल वो होता है जनाब जो शेयर होल्डर्स कोई फिक्स एसेट लेके आते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपने कैपिटल पढ़ा होगा जी कि कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के पेपर में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सिनेरियो चेंज है। ठीक है जी, द टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड गेट देम टू कंज्यूमर आर नोन एज कैपिटल। अब ये इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर रहे हैं, ये टेस्ट हो सकती है। वो मशीनरी, वो आलात या बिल्डिंग जो चीजें बनाने के लिए यूज्ड टू प्रोड्यूस, ये बेसिक डिफरेंस है, वो आगे जाकर भी इसमें बता रहा होगा। यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये वो चीजें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के काम आ रही हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज हम कस्टमर्स को दे रहे हों, तो इन टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट और बिल्डिंग को हम कैपिटल कह रहे होंगे। अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है कि शेयर होल्डर जो प्लांट, मशीनरी या पैसा लेके आ रहा होगा, ठीक है जी, लेकिन वो कहता है जी कि अब इस वही फर्क आगे बता रहा है। समटाइम्स द टर्म कैपिटल इज आल्सो यूज्ड टू मीन द मनी दैट बायज मशीनरी, यानी कि वो पैसा जो लेके आ रहा होता है, हम उससे चीजें वगैरह खरीदते हैं, तो वो कहता है कि जी वो कैपिटल के जिम्मे में नहीं आता। क्यों? क्योंकि पैसे से हम जो है ना वो गुड्स और सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर रहे। ठीक है जी, तो सिंपल बात, अगर आसान अल्फाज में, तो भाई कैपिटल क्या है? वो मशीनरी जो चीजें बनाने के काम आ रही है। ठीक है जी, वो मशीनरी जो चीजें बनाने के काम आ रही है उसको कैपिटल कहेंगे। उस पैसे को कैपिटल नहीं कहेंगे जिससे हम वो मशीनरी खरीद रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि जी पैसा जो है वो चीजें तो नहीं ना प्रोड्यूस कर रहा। नो डाउट मशीनरी हम खरीद रहे हैं, लेकिन ठीक है अब हमें उसकी माननी पड़ेगी क्योंकि उसने ये फर्क दे दिया। लेकिन अगर गहरी सोच में देखा जाए तो भाई पैसे से भी वही मशीनरी आ रही है और अल्टीमेटली मशीन से भी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन हर सूरत में हमें तो आईकैप की बुक को फॉलो करना है, क्योंकि उसने एमसीक्यूज यहाँ से बनाने हैं, हमारी सोच के मुताबिक नहीं बनाने। However, because money itself produces nothing, ठीक है जी, वो कहता है उस पैसे को हम कैपिटल नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद कुछ नहीं पैदा कर रहा।
ठीक है जी। अगर असूलन देखा जाए तो जो मशीनरी उससे आ रही है उससे चीजें बन रही हैं, लेकिन हमें आई कैप की बुक को फॉलो करना है भाई। इट इज नॉट वन ऑफ द बेसिक इनपुट्स, ठीक है जी। उसको इनपुट के तौर पे वो कहता है कि हम पैसे को यूज नहीं कर सकते, नो डाउट के फिर वो जो है वो मशीनरी वगैरह आ रही है उससे तो चीजें बन रही। इंस्टेड इट इज अ मींस ऑफ एक्वायरिंग द इनपुट्स, लेकिन वो कहता है कि इससे हम जो है वो इनपुट खरीद जरूर रहे हैं। इनपुट यानी कि जैसे मशीनरी खरीद रहे हैं या कुछ भी मटेरियल आप खरीद रहे हो। देयरफॉर इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैपिटल डज नॉट इंक्लूड मनी। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए तो मनी को आपने कभी भी कैपिटल नहीं कहना पीआरसी 5 के पेपर में। बाकी आपको जो भी कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आप लोगों को पढ़ाया गया, सॉरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ाया गया है, उसको आपने अपने हिसाब से उसी हिसाब से ही अप्लाई करना है। फिजिकल फैसिलिटीज आर टिपिकली नेसेसरी टू प्रोड्यूस मैनी गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल फैसिलिटीज जो है ना जी, वो कहता है जी कि वो अब फिजिकल फैसिलिटीज मिसाल के तौर पे अगर उन्हें जो है वो एक लोकेशन चाहिए 2 किलोमीटर की, इतना एरिया उन्हें जगह चाहिए अपना स्टॉक रखने के लिए, वो आपको उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। आपको उन्हें जगह प्रोवाइड करनी होगी जहाँ उन्हें मशीनरी लगानी है। अगर वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वो आपको फैसिलिटीज़ वहाँ देनी पड़ेंगी। अगर उन्हें जो है वो डिफरेंट टाइम्स में खुराक की ज़रूरत है या जो स्टॉक की ज़रूरत है, ये जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है वो आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। स्पेशली इन रिसेंट ईयर्स टेक्नोलॉजी हैज़ enabled businesses to use their capital more efficiently। ठीक है जी। तो ये इसमें कोई है कि जी टेक्नोलॉजी ने बहुत जो है ना वो आसान कर दिया है कि जो अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद है जी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ये है जनाब, आसान अल्फाज में सबसे पहले आप मालिक हैं, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग रिस्क लेते हैं, कल को प्रॉफिट हो लॉस हो वो आपका नसीब। आप लोग पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क ले रहे हैं तो आप लोग कौन हुए? एंटरप्रेन्योर। और ये काम करना कि पैसा लगा के रिस्क लेना यानी कि कारोबार का स्टार्टअप करना, तो ये काम क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, जो पैसा लगा के नया कारोबार खड़ा करने का रिस्क लेता है कि उसे प्रॉफिट हो या लॉस वो उसका नसीब, तो ये काम करने वाला क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर। और जो ये काम किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurs are the people who combine the inputs of natural resources, labor, and capital to produce goods or services with the intention of making a profit or accomplishing a not-for-profit goal. Entrepreneurs कौन होते हैं? अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज बन सकता है। वो लोग जो कि कंबाइन करते हैं कि इसको इनपुट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिसाल के तौर पे लैंड, मिसाल के तौर पे ऑयल, मिसाल के तौर पे वाटर, ठीक है जी। इन चीजों को वो इकट्ठा करते हैं, जो भी स्टॉक चाहिए होता है बनाने के लिए। लेबर काम करने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं। कैपिटल जो मशीनरी वगैरह, ऊपर आपने देखा है कि कैपिटल इसमें I to B की रूप से कैपिटल वो पैसा नहीं है। कैपिटल क्या है? वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली मशीनरी, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इक्विपमेंट, वो टूल्स, ठीक है जी, उनको आप कैपिटल। जो बंदा इन सब चीजों को इकट्ठा करता है क्या करने के लिए? ताकि वो चीजें बनाए और प्रॉफिट कमा सके, चाहे वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस बंदे को क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर। These people make the decisions that set the course for their business। ठीक है जी। वो कहता है कि यानी ये वो लोग होते हैं जो यानी कि डिसीजन लेते हैं कि वो ये वाला कारोबार करें और इस कारोबार को इस तरीके से चलाना है। दे क्रिएट प्रोडक्ट्स, वो चीजें बनाते हैं। एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस और डेवलप सर्विसेज, यानी कि पूरा प्लान जो बंदा करता है कि जी मैंने इस तरीके से अपने बिजनेस को खड़ा करना है और लेके चलना है ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडियाज एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क। ठीक है जी। क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडियाज, आप लोगों ने सोच लिया कि मैंने जो है वो शुगर मिल बनानी है, उसको इस तरीके से लेके चलना है। एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिस्क, जाहिर बात है कि उसके पे जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो फिर आप एक रिस्क भी ले रहे हैं कि वो कल को उससे बिजनेस चलता है या फ्लॉप होता है। उसके बाद ही जी एंटरप्रीनियर्स अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो एंटरप्रीनियर होता है जो ये रिस्क लेता है वो कारोबारी मौके पे
आइडेंटिफाई करता है यानी कि तलाश करता है या ढूंढता है। व्हेन दे फाइंड वन, जब कोई अच्छा मौका उन्हें लगता है, दे इन्वेस्ट सम ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज टू क्रिएट अ बिजनेस विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे विल अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट्स एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर प्रॉफिट्स। वो एक अच्छा बिजनेस की तलाश में होते हैं, यानी कि उस पर पूरी रिसर्च करते हैं कि किस कारोबार में हमें किस मौके पे अच्छा फायदा होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा जो है, जैसे ये सर्दी का स्टार्ट है, तो अभी जो है वो ये जर्सी कोट या गर्म कपड़ों की कोई ऐसी वो फैक्ट्री लगाता है और थोड़ा सा मुनासिब रेट रख के जो है वो मार्केट में सामान निकालता है, ठीक है जी। तो जारी बात है जो बाकी कंपेटिटर्स होंगे उनके मुकाबले में अगर वो 5% कम रेट रख के निकालेगा, तो क्यों, सर्दी का आगाज है, हर बंदे ने ये सामान खरीद करना है और अच्छी क्वालिटी का, और उनसे नॉर्मल का कीमत पे दे रहा होगा, तो ये जारी बात है कि एक अच्छा प्रॉफिट कमा जाएगा, ठीक है जी। तो ज़ाहिर बात वो कहता है जी, एंटरप्रीनर वो होते हैं जो बिजनेस के मौक़ों की तलाश में होते हैं, ठीक है जी। यहाँ ऐसे एरिया में जाके जो है वो एक कॉलेज बनाते हैं जहाँ पे और कोई दूर दूर तक इस टाइप का कॉलेज नहीं है और वहाँ डिमांड थी, ठीक है जी, लोगों को ज़रूरत थी। कोई आप एफएससी का कॉलेज बना लेते हैं, ठीक है जी, कोई आप ऐसी चीज़ की फैक्ट्री लगा लेते हैं जो उस एरिया की डिमांड थी, ठीक है जी। व्हेन दे फाइंड वन दे इन्वेस्ट, वो अपना पैसा लगाते हैं और वहां पे फिर जो है ना वो प्रॉफिट कमाते हैं, जिस जो कि इस चीज का रिवार्ड होता है जिसकी वो मेहनत करते हैं या रिस्क लेते हैं। हाउ एवर दे आल्सो फेस द रिस्क दैट द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस में नॉट बी एज हाई एज एक्सपेक्टेड। हाँ, ये हो सकता है वो इस चीज का रिस्क जरूर लेते हैं, कल को ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जितना प्रॉफिट कमाने का सोच के उन्होंने इन्वेस्ट किया हो उतना उन्हें ना मिले। In fact, if expenses exceed the revenue, the profits may be negative and the business could fail। ये भी हो सकता है कि आप लोग, फिर वो मैंने पहले स्टार्ट में बात की थी कि प्रॉफिट या लॉस वो उनका नसीब। In a free market economy, many businesses may be created within an established industry, which results in intense competition. In this situation, a firm that charges too high a price for its products may fail because customers will switch to its competitors। आसान सी बात है भाई, अगर नॉर्मल लफ्जों में पढ़ेंगे तो हो सकता है ना समझ आए। अब देखें, मिसाल के तौर पे जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा सबने। हाँ, अगर वहाँ किसी का स्कॉलरशिप वगैरह बन जाए तो अलग बात है, नॉर्मल में यानी कि वहाँ 20, 25, 30, 40, 50 लाख तक यानी कि वो आपकी डिग्री की फीसेस चली जाती हैं। लम्स ने डिसाइड किया जी कि लम्स जो है ना वो सीए कराएगा और सीए में पीआरसी कराएगा, ठीक है जी। अब लम्स अगर नॉर्मल अपने एमबीए जो है ना उसकी फीस जनाब ले रहा है, अगर वो 6 माह की मिसाल के तौर पे 4 लाख, ठीक है जी। तो लम्स ने डिसाइड किया कि भाई हम सीए कराएंगे और सीए में फिर हम पीआरसी भी कराएंगे, ठीक है। अब लम्स ने पीआरसी तो इंट्रोड्यूस करा दिया, तो लम्स ने कहा कि जी हम जो है ना वो पीआरसी की फीस रखेंगे 3 लाख रुपए, ठीक है जी। लेकिन अब मार्केट में मौजूद बाकी जो सीए के कॉलेजेस हैं भाई, वो कोई 40,000 में करा रहा था, कोई 70,000 में, कोई 50,000 में करा रहा था, यानी कि ठीक है जी, मैक्सिमम कोई लाख में करा रहा था, कोई जो है ना वो 1.5 लाख में करा रहा था, यानी कि नॉर्मल एवरेज यही फीसें चल रही हैं पीआरसी, ठीक है। तो अब मेरे भाई ये 3 लाख में करा रहा है और ये 40 से 50 हज़ार रुपए में करा रहे हैं। तो अब जो बंदा लम से लेट्स सपोज वो पढ़ रहा था, कोई हदीस तो नहीं है कि उसने पीआरसी भी, वो एक बंदा यहाँ से एमबीए कर रहा था तो उसने सोचा मैं साथ सीए भी कर लूँ, तो कोई लाजमी तो नहीं है ना कि वो अपनी फैमिली में से या खुद अगर वो सीए करना चाहता है तो वो पीआरसी भी इतनी महंगी जगह से करे, तो भाई वो पीआरसी इस जगह से क्यों नहीं करेगा 40 से 50 हज़ार रुपए में। तो अल्टीमेटली फिर लम्स को ये सीए वाला खाता बंद करना पड़ेगा या वो उस कंपेटिटर की फीस के मुताबिक चलेगा, ठीक है जी, जो मार्केट में चल रही है 40 से 50 हज़ार रुपए। तो यही बात वो कर रहा है कि बिजनेस ये हो सकता है कि वो इंट्रोड्यूस करा दे कोई ऐसी प्रोडक्ट अपने एक चलते चलाए कारोबार के अंदर, लेकिन क्योंकि वो अपनी गुडविल के मुताबिक ज्यादा डिमांड कर रहा होगा, ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, ठीक है जी। तो लेकिन कंपेटिटर कम चार्ज कर रहा होगा, तो फिर आप लोगों को इसका लॉस होगा, अल्टीमेटली आपको ये खाता बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज जो है, मिसाल के तौर पे अब जे डॉट का नाम तो सबने सुना होगा, जुनेद जमशेद, ठीक है जी। तो इन्होंने सोचा जी कि हम जो है ना वो कपड़ों के कारोबार के साथ जो है ना वो परफ्यूम भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। वो वैसे बेच रहे हैं परफ्यूम वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने सोचा जी कि हम परफ्यूम भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब वही सेम परफ्यूम जो है, ठीक है जी, अब उसकी आप लोग अब मिसाल ले लें आम सी के, वो उन्होंने कहा जी हम भी हैवक रखते हैं, ठीक है जी। हैवक मार्केट में अगर चल रहा है 600 रुपए का
और जो जे डॉट वाले हैं वो इसको शेयर करना चाहते हैं 2500 रुपए का, क्योंकि उनकी तो मार्केट है, उनकी तो गुडविल है। तो कभी भी जो है वो अवाम ये 600 वाला ऑप्शन क्यों छोड़ेंगे भाई, ये 2500 वाले को इग्नोर कर देंगे, जाहिर बात है वो तो 600 वाला ही खरीदेंगे मार्केट से। ठीक है जी। तो ये हुआ कि अब जे डॉट को इसमें सारा लॉस हुआ और जे डॉट को अल्टीमेटली ये वाला खाता बंद करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें उनकी पहली सेल हो रही हो उससे भी अवाम हट के किसी और तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है अवाम आजकल चाहती है कि जहाँ जाए वो एक जगह से प्रोडक्ट खरीदें। इसके बाद पढ़ते हैं जी, सिमिलरली अ फर्म दैट इज नॉट वेल मैनेज्ड मे फेल बिकॉज इट्स एक्सपेंसेस आर टू हाई, द रिस्क ऑफ फेलियर कैन रिड्यूस द मोटिव टू क्रिएट अ बिजनेस। ठीक है जी। वो कहता है कि अगर किसी कारोबार को आप लोग अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते तो तब भी ये हो सकता है कि उसके फेल होने का खदशा होता है, कि क्योंकि सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। जहाँ पे 5 रुपए की चीज़ लगा के अच्छा प्रोडक्ट हासिल किया जा सकता था, वहाँ आप 8 रुपए लगा के अगर हासिल कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे तो फिर वो करोड़ों तक का लॉस पहुंच जाता है, तो फिर भी आप लोग नाकाम हो सकते हैं। तो फेलियर के रिस्क की वजह से फिर कोई जो है ना वो इतनी आसानी से जो है ना वो कारोबार चलाने का नहीं सोचता। उसके बाद है जी कि एंटरप्रेन्योर्स शुड रियलाइज दैट इफ दे ओवर एस्टिमेट द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस और मैनेज द बिजनेस पुअरली दे विल लूज द मनी। वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर जो है उनको ये सोचना चाहिए, हाँ आप जब एक टारगेट बना रहे हो तो फिर ये भी सोचें कि 6 लाख रुपए की जगह पे आप 6 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप फिर हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे तो फिर भी जो है ना वो आप लोग खाम खा अपने आपको टेंशन देने वाली बात है, और फिर आप अल्टीमेटली ये सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं हमें तो वो वाला फायदा नहीं हो रहा जो हमने सोच के इन्वेस्ट किया था। ठीक है जी। और या फिर मैनेज बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते तो फिर भी आपको लॉस हो सकता है और कारोबार बंद करना पड़ सकता है, और इससे फिर आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा भाई वो लॉस में बदल जाएगा। तो ये थे जनाब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो देख रहे होंगे की स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस। तो ये रह गए 1 से 2 टॉपिक, इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।